हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टोरीज फ्लिक्स के एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में आपके लिए कहानी लेकर आए हैं जर्नी टू द मिस्टीरियस आइसलैंड। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है सियान के साथ, जो कि एक टीनएजर उम्र का लड़का रहता है और वो पुलिस से बच के भाग रहा होता है। शहर की पुलिस उसका पीछा कर रही होती है और वो गाड़ियों से तेजी से भाग रहा होता है और एक सीन दिखाया जाता है, ये गाड़ी जाकर किसी के प्राइवेट पूल में गिरा देता है, जिसके कारण वहाँ पे वो पकड़ा जाता है। फिर वो पुलिस वाला फ़ोन करता है एक आदमी को जिसका नाम रहता है हैंक। अब हैंक कौन रहता है? हैंक रहता है सियान का पिता, लेकिन ये सियान का सौतेला पिता होता है। और हैंक को फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं आपका बेटा पकड़ा गया है, क्या करें, इसके ऊपर FIR करें या ना करें? हैंक कहता है नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आ रहा हूँ वहाँ पर। दरअसल हैंक सियान को बहुत मानता है, लेकिन सियान उसको अपना पिता नहीं मानता है। और यहाँ पे किसी प्रकार से ये मैटर सॉर्ट आउट करके हैंक सियान अपने घर जाते हैं, जहाँ पर सियान की माँ लिज रहती हैं और हैंक तीनों साथ में रहते हैं। यहाँ पर सियान से पूछा जाता है तुम वहाँ पर रेडियो स्टेशन पे कर क्या रहे थे? दरअसल जो सियान रहता है वो एक रेडियो स्टेशन पे गया होता है, जहाँ पर वो किसी प्रकार का सिग्नल हैकिंग कर रहा होता है। तो यहाँ पर सियान बताता है कि उसे एक आइसलैंड से संकेत आए थे। यहाँ पर सियान का एक बात बताया जाता है कि सियान के जो ग्रैंडफादर हैं वो समुद्र में गए थे एक बार और वो आज तक नहीं आ पाए, लेकिन जो उसे कोड मिल रहा था वो किसी आइसलैंड से मिल रहा था। और उसके दादाजी हमेशा कहा करते थे कि एक मिस्टीरियस आइसलैंड है पूरी दुनिया में जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम और मैं जा रहा हूँ उसे ढूंढने। सियान कहता है मुझे मालूम है कि मेरे दादाजी वहीं पर हैं, ये लीजिए कोड। और वो जो पन्ना रहता है वो उसे रख के वहाँ चल जाता है। फिर सुबह का टाइम दिखाया जाता है, सियान से मिलने हैंक गया होता है और सियान हैंक को दिखाता है, ये देखिए ये है वो कोड। दरअसल वो जो पन्ना रहता है वो मोर्स कोड में लिखा रहता है और मोर्स कोड को डिकोड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो लेकिन जो हैंक रहता है वो नेवी में ऑफिसर रहता है और उसे मोर्स कोड की बहुत अच्छी जानकारी होती है, जिसके कारण वो उस कोड को डिकोड कर देता है और वो परफेक्ट लोकेशन जान जाता है। और उस कोड का मतलब रहता है द आइसलैंड इज रियल, जिसकी वजह से यहाँ पे सियान को विश्वास होता है। सियान कहता है चलिए अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पर। हैंक कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? सियान कहता है मैं जा रहा हूँ अपने दादाजी के पास। हैंक कहता है अभी तुम बहुत छोटे हो, बाद में जाना। दरअसल हैंक को विश्वास नहीं हो रहा होता है, उसको लगता है कि इधर धोखा है, लेकिन जब वो सियान का पूरा लेटर पढ़ता है तो उसको विश्वास होता है। लेकिन जो सियान रहता है वो काफ़ी उतावला रहता है और वो कहता है तुम जाओ चाहे ना जाओ, मैं तो जा रहा हूँ, जिसके कारण मजबूरन सियान के पीछे पीछे हैंक को भी जाना पड़ता है। फिर ये दोनों जाते हैं पलबाओ, ये एक छोटा सा आइसलैंड होता है और उस आइसलैंड से उन्हें जाना रहता है वो मिस्टीरियस आइसलैंड पे। अब यहाँ पर जब वो लोग जाते हैं, जब वो लोग मैप पे वो जगह दिखाते हैं तो जितने भी नाव वाले रहते हैं कहते हैं पागल हो क्या यार, यहाँ कोई नहीं जाता, यहाँ पर हमेशा आंधी तूफान आता रहता है और जितनी भी वहाँ शिप गई हैं सभी डूब जाती हैं। लेकिन दोस्तों एक आदमी रहता है जिसका नाम रहता है गबैटो। अब ये काफ़ी गरीब रहता है और यहाँ पर हैंक कहता है जो भी हमें ले जाएगा मैं उसको $1000 दूंगा। अब ये देखे गबैटो के कान खड़े हो जाते हैं और वो कहता है उस शॉप जी मैं चलूंगा, आपको ले चलूंगा। फिर यहाँ पर गबैटो उसको अपने सवारी की तरफ ले जाता है। जो हैंक और सियान रहते हैं उसकी सवारी को देख के हो जाते हैं हैरान, वो एक लग्जरी शिप रहती है। लेकिन गबैटो कहता है उस साहब जी साइड देखो, साइड में रहता है एक हेलीकॉप्टर जो कि काफ़ी ज़्यादा टूटे फूटे कंडीशन में रहता है। फिर वो लोग उस पर बैठते हैं और गबैटो की एक बेटी रहती है जिसका नाम रहता है कल्याणी, और ये चारों निकल चलते हैं उस तरफ। यहाँ पर वो लोग रास्ते में जा रहे होते हैं और जहाँ उन्हें पहुँचना रहता है वो लोग ऊपर से देखते हैं उस हेलीकॉप्टर से कि वहाँ बहुत भयंकर तूफान आया रहता है। सियान कहता है हमें इसके अंदर जाना होगा। हैंक कहता है बेवकूफ़ी मत करो। गबैटो कहता है उस साहब जी मैं ले जा सकता हूँ, उसे बहुत कॉन्फिडेंस रहता है। कल्याणी कहती है नहीं नहीं इसके अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सियान के कहने पर गबैटो उसके अंदर ले जाता है और वो उस भवंडर में फंस जाते हैं। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है उनका हेलीकॉप्टर से फंस जाता है और गोल गोल घूमना शुरू कर देता है। फिर थोड़ा स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है। फिर दिखाया जाता है वो लोग एक आइसलैंड पे होते हैं। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, ये जो आइसलैंड रहता है ये काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय रहता है और इसके मूवी में बहुत सी भी पोल खुलनी बाकी है, बहुत सी भी मिस्ट्री खुलनी बाकी है इस आइसलैंड से रिलेटेड। फिर इसके बाद ये लोग उस आइसलैंड में पहुँचते हैं। फिर वो लोग एक गुफा के रास्ते जाते हैं तो देखते हैं वहाँ अलग ही दुनिया है। अब इस आइसलैंड की खासियत बताऊं तो यहाँ पे जो जानवर बड़े थे वो छोटे हो चुके हैं और जो जानवर छोटे होते हैं वो बहुत बड़े विशालकाय हो चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप हाथी देख रहे हैं, उन्होंने हाथ में उठा रखा और तितलियाँ कितनी बड़ी लग रही है और एकदम स्वर्ग है। गबैटो कहता है अगर ये स्वर्ग है तो मैं यही रुकना पसंद करूंगा। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं और इनको लगता है कि जो यहाँ पर इनका जो सियान के ग्रैंडफादर आज भी यहीं रहते हैं। ये लोग आगे बढ़ते हैं कि तभी एक पत्थर पड़ता है, ये लोग उसको पार कर रहे होते हैं, वो पत्थर चटकना शुरू हो जाता है। अब जब वो पत्थर चटकना शुरू हो जाता है तो भाई कोई भी हैरान हो जाएगा। फिर यहाँ पर हैंक कहता है रुको, वहीं रुक जाओ। गबैटो जिस पत्थर पर रहता है वो चटक रहा है, कहता है ये पत्थर नहीं है, ये अंडे हैं। तो यहाँ पर वो लोग कहते हैं ये किसके अंडे हो सकते हैं?
तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, छोटी चीज़ें बड़ी हो जाती हैं इस आइसलैंड पे और बड़ी चीज़ें छोटी हो जाती हैं। तो जो अंडे रहते हैं वो छिपकली के रहते हैं। अब हैंक को छिपकली से काफ़ी डर लगता है और वो छिपकली जाग उठती है और जो गैबेटो रहता है वो अंडे को तोड़ के घुसता है और उसके अंदर जो छिपकली का बच्चा रहता है वो काफ़ी डरावना, काफ़ी गंदा सीन ये लगता है मुझे। फिर इसके बाद ये लोग भागते हैं किसी प्रकार से उस छिपकली से बचते हुए, जंगल झाड़ियों से बचते बचते भागते हैं और कई बार तो जो छिपकली रहती है वो इन लोगों को ख़त्म करने वाली होती है। अब सोचो हमारे घर में इतनी छोटी छिपकली और आपके सामने खूब बड़ी सी डायनासोर छिपकली आ जाए तो आपकी भी हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन एक सीन आता है जहाँ पर ये लोग चारों तरफ से फंस जाते हैं और हैंक कहता है अब हमें सिर्फ एक ही चीज़ बता सकता है, 5 कदम। और वो एक मुक्का मारता है गेज के, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है उस छिपकली के ऊपर एक तरफ से लकड़ी आती है, फिर दूसरी तरफ से आती है, तीसरी मानो कोई से मार रहा हो। फिर उसके बाद वो छिपकली मतलब बेहोश हो जाती है। फिर एक आदमी दूर से बोलता है, अरे शांति रहोगे, तालियां भी बजाओगे। और ये रहता है सियान का ग्रैंडफादर। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, जो सियान रहता है वो अपने ग्रैंडफादर से मिलकर काफ़ी खुश होता है। और फिर उसके बाद ये तीनों कहते हैं, आप यहाँ कैसे आए? वो बोलता है, मैं बहुत सालों पहले यहाँ पर नाव से आया था, जो नाव था वो टूट गया था। फिर उसके बाद जो यहाँ पर हैंक, ये पाँचों के पाँचों जाते हैं। अब ये पाँचों के पाँचों जाते हैं सियान के ग्रैंडफादर अलेक्जेंडर के साथ। अब जो अलेक्जेंडर रहता है उसने अपने रहने के लिए काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया रहता है। अब उसने एक ट्री हाउस बनाया रहता है जहाँ पर उसकी सब कुछ नेचुरली हुई होती है और वो उनको पूरा अपना घर बहुत पसंद आता है। फिर उसके बाद जो हैंक रहता है वो अलेक्जेंडर से पूछता है, अच्छा हम आपसे मिल गए, अब आप हमारे साथ चलिए। अलेक्जेंडर कहता है, कहाँ? यही मेरा घर है। सियान कहता है, नहीं दादाजी, आपको हमारे साथ चलना होगा। अलेक्जेंडर कहता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम कह रहे हो चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर थोड़ा सा आइसलैंड तो पहले घूम लो 2-3 दिन, फिर चलना। फिर अलेक्जेंडर इन लोग को ले जाता है आइसलैंड घुमाने। अब इस आइसलैंड को जब वो घूमने निकलते हैं, उनमें रास्ते में एक बहुत बड़ा महल मिलता है और वो महल दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। माना जाता है कि वहाँ राजा महाराजा बहुत पहले ज़माने में जाते हैं। फिर यहाँ पर हैंक, सियान, कल्याणी, गबाटो देख के इसको हैरान हो जाते हैं। फिर वो लोग जाते हैं, उस पर एक छोटा सा यहाँ पर एक सिंबल लगा रहता है, फिर उसे साफ करते हैं। तो सियान देख और हैंक देख के हो जाते हैं हैरान, क्योंकि ये रहता है द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस। अब लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस अगर आप जान रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा एक शहर हुआ करता था कुछ सालों पहले, जिसको पानी ने निगल लिया है। लेकिन सवाल ये उठता है हैंक और सियान के मन में कि अगर ये पानी के नीचे है तो कैसे ये ऊपर आ गया है प्रेजेंट टाइम में? इसे तो पानी के नीचे होना चाहिए। फिर यहाँ पर अलेक्जेंडर बताता है, ये एक थ्योरी है, जब टेक्टोनिक प्लेट खसकते हैं तो ये पानी के नीचे चल जाते हैं और जब टेक्टोनिक प्लेट जुड़ते हैं तो पानी के ऊपर चला जाता है। ऐसा सिर्फ 140 साल में एक बार होता है। और ये सुनकर हैंक और सियान बहुत खुश हो जाते हैं। सभी खुश होंगे, जाहिर सी बात है। फिर इसका जो हैंक रहता है ये एक नेवी का ऑफिसर रहता है। वो पूछता है अलेक्जेंडर से, ये पानी कैसा आ रहा है? अलेक्जेंडर बोलता है, अरे कोई कहीं से आ रहा होगा, पानी झरने वगैरह से। फिर जो हैंक रहता है उस पानी को थोड़ा सा चखता है तो वो नमकीन पानी रहता है। अब हैंक कहता है, ये नॉर्मल पानी नहीं है। कहता है, हाँ उस्ताद, तुम्हें तो हर चीज़ में गड़बड़ लौकेगी। हैंक कहता है, नहीं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ। सियान भी उस पानी को देखता है, कहता है ये तो समुद्र का पानी है। फिर इसके बाद ये लोग समझ नहीं पाते हैं। फिर इसके बाद हैंक कहता है, ये बताओ तुम यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हो? अलेक्जेंडर कहता है, वही 10 से 15 साल। मतलब कि ये मुझे लगता है आइसलैंड अब डूबने वाला हो, ऐसा कहता है हैंक, क्योंकि समुद्र का पानी कभी भी आइसलैंड के ऊपर तभी आता है जब आइसलैंड डूबना शुरू होता है। और यहाँ पे थ्योरी भी होती है कि 140 साल में ये आइसलैंड जमीन के नीचे रहता है और 140 साल जमीन के ऊपर रहता है, जिसके कारण ये आइसलैंड अब धीरे धीरे डूब रहा है। अब इसको जानने के बाद हैंक इन लोग को ये बताता है और सभी ये जानकर हो जाते हैं हैरान। अलेक्जेंडर कहता है, अब तो हम क्या करें? हैंक कहता है कि हैंक अलेक्जेंडर से पूछता है, अब हम यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन अब ये जो द्वीप है ये आने वाले 5 से 6 दिनों में ज़मीन के अंदर समाने वाला है, तो अब हमें कैसे निकालोगे? अब अलेक्जेंडर कहता है, जो यहाँ पे राजा हुआ करते थे हजारों साल पहले, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे थी और वो जो राजा थे उनकी कब्र नीचे दफनाई गई है। और माना जाता है कि वहाँ पे उनके पास एक ऐसी स्पेसशिप है जिसके ज़रिए पानी से हम लोग निकल सकते हैं। लेकिन सवाल ये रहता है वो स्पेसशिप कहाँ है, उन्हें नहीं मालूम रहता है। एक गुफा रहता है जिसके अंदर जाने पर उसकी कब्र दफनाई गई है, फिर उसकी कब्र में एक किताब है, वहाँ से उन्हें वो किताब निकाल के लाना होता है। अब इस काम को करने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ये जो गुफा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा पतला और पतला गुफा रहता है, जैसे कारण कोई भी आदमी उसमें नहीं जा सकता। लेकिन कल्याणी काफ़ी स्लिम फिट रहती है, इसलिए वो उसके अंदर काफ़ी आराम से चल जाती है और जब वो जाती है तो वहाँ भूकंप आ जाता है। लेकिन वो किसी प्रकार से वो किताब लेके बाहर आती है और ये लोग उस किताब को पढ़ते हैं। अब उस किताब को जो लोग पढ़ते हैं
तो ये जो किताब रहती है जो कल्याणी लेके आई होती है अंदर से, ये कोई लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये जो किताब रहती है ये हिंदी में नहीं लिखी होती है, संस्कृत में लिखी होती है। और लिटरली यहाँ पर इंडिया का रेफरेंस दिया गया इस मूवी में कि यार हमारे हिंदी भाषा को नहीं, संस्कृत भाषा को यहाँ दिखाया गया है। तो वो लोग उसे पढ़ते हैं, लेकिन किसी प्रकार जो कल्याणी रहती है इसे थोड़ा बहुत संस्कृत आता है तो उसे वो ट्रांसलेट करती है। फिर वो दिखाया जाता है कि वो जो स्पेसशिप है वो तट के किनारे पर है। और यहाँ पर अलेक्जेंडर पूछता है हैंक से, ये बताओ हमारे पास अब से कितने समय होंगे जिस हिसाब से पानी ऊपर आ रहा है। हैंक बोलता है कि मुश्किल से 2 या 3 दिन मान लो। फिर ये लोग आगे सफ़र पर निकल चलते हैं और वो लोग अब तट की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, जो कि उस मैप में दिखाया गया है, जो कि डायरी में बना था। ये लोग जब आगे रास्ते में निकलते हैं तो इन्हें काफ़ी एडवेंचर देखने को मिलता है। और जब ये लोग आगे जा रहे होते हैं तो एक सीन दिखाया जाता है कि ये लोग काफ़ी आराम के साथ चल रहे होते हैं, लेकिन तभी दिखाया जाता है कि एक और भूकंप आता है और इस बार एक यहाँ पर ज्वालामुखी रहता है वो फट जाता है। और यहाँ पर काफ़ी मिस्ट्री चीज़ दिखाई गई है कि जब वो ज्वालामुखी फटता है तो उसके अंदर से राख नहीं सोना निकलता है, जिसको देखने के बाद ये सभी हैरान हो जाते हैं। और गबाटो कहता है उस आप जी चलो यार सोना लेके आते हैं, फिर जाएंगे, हम अमीर हो जाएंगे। लेकिन हैंक कहता है कि हमारे पास समय नहीं है, अगर हम उसे लेने गए तो हमारा काफ़ी टाइम बर्बाद होगा और हम वहाँ तट तक नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन यहाँ पर इस टीम के 2 लोग रहते हैं, जो सियान और गबाटो रहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि वो सोना लेके आए, लेकिन हैंक इन लोग को मना देता है, कहता है तुम सोना लेने नहीं जाओगे। फिर लोग इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं किसी प्रकार से। फिर ये लोग किसी प्रकार से एक जंगल के किनारे रात बिताते हैं और ये रात बिताने के बाद जब सुबह उठते हैं तो जो गबाटो रहता है वो वहाँ से मिसिंग रहता है। दरअसल गबाटो को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो चाहता है कि उसकी बेटी एक अच्छे कॉलेज में जाके पढ़े और एक अच्छा लाइफ स्टाइल मिले, इसलिए गबाटो उस सोने को लेने चल देता है। अब यहाँ पर फैसला ये होता है, जो ये कल्याणी रहती है कहती है मैं अपने पिताजी को जा रही हूँ ढूंढने, कोई जाए चाहे ना जाए। अब जो सियान रहता है उसके पैरों में किसी प्रकार से लगा होता है चोट, तो इसलिए वो जाना तो चाहता है, लेकिन हैंक उसे रोक देता है, कहता है कल्याणी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन अलेक्जेंडर कहता है तुम्हें अभी इस जंगल के बारे में कुछ नहीं मालूम। तो इसके लिए जो अलेक्जेंडर और कल्याणी रहते हैं ये लोग उसके पिता को ढूंढने चल देते हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है गबाटो को, जो एक सोना पा जाता है और वो उसे निकालने की कोशिश करता है और किसी प्रकार से वो सोना को निकाल लेता है कि तभी दूर से अलेक्जेंडर और कल्याणी आते हैं। वो कहते हैं, कल्याणी कहती है पिताजी आप यहाँ हैं, सोना मिल गया आपको। लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। लेकिन अब वो लोग जिस एरिया में रहते हैं, ये गबाटो, अलेक्जेंडर और कल्याणी, ये एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो यहाँ पर अब इन्हें ईस्ट की तरफ बढ़ना होता है। लेकिन जो अलेक्जेंडर के पास कंपास रहता है वो मैग्नेटिक फील्ड में नहीं काम करता है। वहीं दिखाया जाता है अब सियान और हैंक को, जो लोग स्पेसशिप को ढूंढने गए होते हैं, जिससे जो भारत के राजा रहते हैं वो कभी इस आइसलैंड को खोज की होती है। वो एक ऐसे टेक्नोलॉजी को लेके आए होते हैं जो कि धरती के नीचे है और वो वहीं पे होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगी, दिखाया गया इसमें कि हज़ारों साल पहले इंडिया की टेक्नोलॉजी इतनी आगे थी कि हमारे पास स्पेसशिप हुआ करता था। हालांकि इस मूवी का एक प्लस पॉइंट है, आपको एक पॉइंट कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर इसके बाद जो यहाँ पर हैंक और सियान रहते हैं, ये लोग जब तट पे पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ कोई भी शिप नहीं होता है, जिसको देख के ये लोग हैरान हो जाते हैं। सियान पूछता है हैंक से ये हमारा शिप कहाँ पर है? हैंक कहता है मुझे नहीं मालूम कहाँ गया। फिर उसके बाद जो हैंक रहता है उसकी नज़र किनारे के तट पे जाती है, तो वो देखता है कि समुद्र का पानी ज़रूरत से भी ज़्यादा तेज़ बढ़ रहा है। मतलब हैंक को लगा कि समुद्र का पानी 2-3 दिन में इसे पूरा निकल जाएगा, लेकिन जो रफ्तार है वो उससे भी ज़्यादा तेज़ है। अब उनके पास से 5 घंटा बचे हैं। इसकी वजह से हैंक मन में सोचता है कि कहीं ये जो शिप है ये 100 फीट ऊपर पानी आ चुका है और अब जो शिप है वो 100 फीट नीचे पानी के अंदर दफन है। तो इसका हैंक और सियान फैसला करते हैं कि वो लोग, उनके पास छोटा सा ऑक्सीजन बैग रहता है, वो उसे लेके जाएंगे नीचे और शिप को ढूंढेंगे और शिप में वो लोग बैठकर ऊपर आएंगे। फिर वो लोग कल्याणी, अलेक्जेंडर और गबाटो को लेके यहाँ से निकल लेंगे। सिंपल प्लान है, लेकिन ये ज़्यादा सिंपल रहता नहीं है जितना सुनने में है। फिर हैंक और सियान जाते हैं किसी प्रकार से उस शिप को ढूंढने। वो बहुत मेहनत करते हैं पर उन्हें शिप नहीं मिलता है, लेकिन कुछ समय बाद उनको एक शिप दिखती है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग शिप रहती है और ये मेड इन इंडिया शिप रहती है, ऐसा उस मूवी में दिखाया गया है। फिर वो लोग जाते हैं उस शिप के अंदर और जैसे शिप में जाते हैं वो एक बटन दबाते ही सारा पानी नीचे चल जाता है और इंडियन टेक्नोलॉजी का यहाँ पे एक और नमूना दिखाया जाता है। फिर वो लोग इसे देख के हैरान हो जाते हैं कि लाखों साल, हज़ारों साल पहले कैसे कोई इतना अच्छा शिप बना सकता है। फिर वो बोलता है ये दोस्त इंडियन है, इंडियन कुछ भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो शिप को स्टार्ट करते हैं, तो एक बटन दबाते हैं पूरी शिप स्टार्ट हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो शिप बंद हो जाती है क्योंकि वो शिप काफ़ी दिनों से बनती है, हज़ारों सालों से बनती है, तो इसकी पावर नहीं बची है। कि तभी दिखाया जाता है जो इलेक्ट्रिक शार्क होती है, एक मछली होती है जिसके अंदर करंट आता है, वो उनके इर्द गिर्द घूम रही होती है और वो हैंक कहता है कि अगर हम बिग बॉस का सहारा लें तो हम कुछ कर सकते हैं। सियान कहता है बिग बॉस का मतलब बिग बॉस कौन? हैंक कहता है जो ऊपर हमारे नाच रहा है।
सियान समझ जाता है। हैंक अपनी जान पे खेल कर जाता है और एक तीर सीधे उस मछली को मारता है और वो मछली पे जो करंट रहती है वो सीधे इनके इंजन पे आती है और इनका इंजन स्टार्ट हो जाता है। अब इंजन स्टार्ट होने के बाद दिखाया जाता है जो अलेक्जेंडर, कल्याणी और गबैतो ये लोग अब भटक चुके हैं, लेकिन इन्हें एक मकड़ी का जाला देखने को मिलता है। अब जो मकड़ी का जाला रहता है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ बनाती है मकड़ी का जाला, जैसे कारण अलेक्जेंडर कहता है अगर ये नॉर्थ है तो उस हिसाब से वो अंदाजा लगा कि ईस्ट की तरफ बढ़ता है। फिर ये लोग ईस्ट की तरफ बढ़ जाते हैं और आखिरकार ये लोग उस तट पे पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग तट पे पहुंचते हैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं रहता है। जो समुद्र 100 फीट था अब वो 200 फीट ऊपर आ चुका है, मतलब कि तट ही गायब है अब। तो ये लोग देख के हो जाते हैं कंफ्यूज, कहीं ये लोग सियान और हंक कहाँ गए। और यहाँ पर तभी उनका जो जिस चट्टान पे वो खड़े रहते हैं वो चट्टान टूटना शुरू हो जाता है, मतलब कि टेक्टोनिक प्लेट खिसकना शुरू हो जाती है और ये लोग खूब ऊपर चल जाते हैं चट्टान से। और फिर उसके बाद अलेक्जेंडर कहता है अब हम नहीं बचेंगे, कल्याणी और गबाटो कूद जाओ। फिर जैसे ही वो लोग पानी में कूदते हैं इनको लगता है कि अब इनकी लाइफ खत्म, कि तभी सियान और हंक वो शिप लेके आते हैं और शिप का दरवाजा खुलता है और कल्याणी, अलेक्जेंडर और गबाटो इस शिप के अंदर आ जाते हैं। फिर इसके बाद ये पांचों लोग किसी प्रकार से बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से वहाँ से निकलते हैं बाहर और फिर वो लोग सेफली बाहर चले जाते हैं। हालांकि इसमें बंडलबाजी ज़्यादा दिखाया गया है कि आप एक छोटे से ऑक्सीजन बैग से 1-2 घंटे तक वो लोग शिप को स्टार्ट करते हैं। तो यार आप कहते हो ना कि हमारे बॉलीवुड में होता है बंडलबाजी यहाँ पे भी है और फुल ऑन बंडलबाजी है कि आप अंदर जाते हो पानी में एक छोटा सा बैग लेके, लेकिन कहानी है मूवी की तो है। फिर उसके बाद ये लोग निकल जाते हैं। फिर यहाँ दिखाया जाता है 6 महीने बाद। अब जो यहाँ पे सियान और कल्याणी है ये दोनों साथ में हैं, हैंक और लिज साथ में दिखाया जाता है और जो अलेक्जेंडर है वो अब कहीं दूर रहता है, लेकिन वो भी एक नए मिस्ट्री के बेतलाश में रहता है। वो काफ़ी खोजी किस्म व्यक्ति देता है और गबाटो बहुत अमीर हो चुका है। अब उसकी खुद की वो जो स्पेसशिप थी जो उसने नीचे से निकाला था, जो मेड इन इंडिया स्पेसशिप थी 1000 साल पुरानी, अब वो उससे वहाँ की टूर कराता है और उसके बहुत पैसे हैं। और वो कल्याणी को फोन करता है, कहता है बेटा सब बढ़िया। मतलब कि इसमें ये दिखाया जाता है कि सियान और कल्याणी ने शादी कर ली है, हैंक और लिज दोनों काफ़ी खुश हैं। और अलेक्जेंडर आता है, अब अलेक्जेंडर आता है उनके घर पे। अलेक्जेंडर कहता है और बेटा नए सफर पे चलोगे? वो लोग कहता है कौन सा सफर दादाजी? वो कहता है चलो अब चलते हैं चांद की तरफ। अब यहाँ पर एक हिंट दिया जाता है कि कहीं इसका सेकंड पार्ट जर्नी टू द मून तो नहीं ये लोग बनाने वाले हैं। फिर इसका यही कहानी खत्म हो जाती है, चांद को दिखाया जाता है, धरती को दिखाया जाता है, फिर ये कहानी खत्म हो जाती है। ये जो मूवी है ना दोस्तों मुझे बहुत पसंद आई पर्सनली, क्योंकि अगर मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, अगर आप मूवी पर्सनली देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सुंदर सुंदर दृश्य दिखाए गए हैं और सबसे बड़ी बात इंडियन कल्चर को, चाहे वो संस्कृत हुआ, चाहे वो 1000 साल पहले इंडिया की टेक्नोलॉजी हुई, चाहे किसी भी चीज़ को इसमें इतने अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है कि यार 100 में से 100 मार्क। और आपको ये मूवी देख के काफ़ी गर्व होगा। खैर आप क्या सोचते हैं जर्नी टू द मिस्टीरियस आइसलैंड की मूवी की इस कहानी के बारे में? अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर दें। ऐसे ही और कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टोरीज फ्लिक्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।